हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेंस का रोटेशन फिजिक्स का चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले व्हाट इज रोटेशन फिजिक्स, एंड देन हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम डिस्कस करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। सो लेट्स स्टार्ट एंड अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है रोटेशन फिजिक्स। तो देखिए, रोटेशन फिजिक्स एक्चुअल में लीनियर मोशन की क्या है, एनालॉगी है। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जिस तरीके से हमने लीनियर मोशन को समझा था कि लीनियर मोशन क्या होता है, एक सिंपल एक लाइन के अंदर होता है, ठीक है, एक वन डायमेंशन मोशन या टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। ये लीनियर और सरफेस के मोशन होते हैं जिसकी कुछ इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, लाइक v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। बट रोटेशन मोशन क्या होता है? रोटेशन मोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी घूम रही हो। अब इसमें दो चीजें होगी, या तो वो बॉडी सिर्फ घूम रही होगी किसी एक्सिस के अराउंड, या फिर वो बॉडी घूमते घूमते चल भी रही होगी। इस पर पूरा बेस है रोटेशन फिजिक्स, और इसी रोटेशन फिजिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला टॉपिक आता है रोटेशन फिजिक्स का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। So what is movement of inertia? Look at this. इनर्शिया की प्रॉपर्टी हमने लीनियर में भी पढ़ी है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, कोई चीज चल रही है तो चलती हुई रहना चाहती है, जब तक भी उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि भाई, जब कोई बॉडी घूमना स्टार्ट करती है तो ये अपने घूमने का विरोध करती है। कैसे? हमने क्या किया, इस बॉडी को घुमा, हमने एक स्फेरिकल बॉडी ली, और उस स्फेरिकल बॉडी को मैं आपके सामने कुछ लेता हूं। हमने एक गेंद ली, इस गेंद को मैं किसी एक्सिस के अराउंड घुमाना चाहता हूं, लेकिन जब मैं इसको घुमाने के लिए बाहर से एक फोर्स दूंगा, ये गेंद इस फोर्स का क्या करेगा, रिपेल करेगा, विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि ये घूमना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारी बॉल सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोशन कर रही थी, यानी कि ये एक्सिस किससे जा रही है, सेंटर ऑफ मास में, और यहां पर कोई इसका एक पार्टिकल है m। जब ये घूमना स्टार्ट हुआ तब इस पार्टिकल ने क्या किया, अपने इस मोशन का विरोध किया, रिपल्स किया, मना किया कि मुझे नहीं घूमना। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको लिखते हैं I से, और इसका फॉर्मूला होता है m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है mr स्क्वायर। जनरल टर्म के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने बहुत छोटे छोटे मास दिए हुए हो तो हम उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक आता है हमारे पास में एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मेरे पास उसके कुछ क्वेश्चंस भी है जिससे वो क्लैरिफाई हो जाएंगे कि वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? होता यह है कि जब कोई भी दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती किसी प्लेन के अंदर, इसको ऐसे समझिएगा। देखिए, मेरे पास ये एक प्लेन दिया हुआ है, मेरे पास एक क्लिपबोर्ड है, ये क्लिपबोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। यहां पर ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस, और यहां पर एक दूसरी एक्सिस। देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों के बीच के अंदर एक 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में, इस मार्कर और इस पेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या आपस में क्या परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो सिर्फ दो एक्सिस हो गई। तीसरी एक्सिस क्या हो गई, इस डायरेक्शन में, मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन अगर मैं और लूं तो वो भी इनसे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एक सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम दो एक्सिस को लेंगे तो उन दो एक्सिस का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा तो वो निकाला जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से। कैसे, जरा देखिए। मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी हम ले लेते हैं, एक रिजिड बॉडी ली, उस रिजिड बॉडी के अंदर तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। हम उस रिजिड बॉडी का तीन एक्सिस ले रहे हैं। यहां पर एक पार्टिकल है P। अच्छा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस इसका नाम है तो परपेंडिकुलरली काम भी करेगा।
मतलब यहां पर हम डिस्टेंस जो भी लेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कैसे लेंगे भाई, एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है y, और y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, और इन दोनों के बीच की दूरी z से कितनी होगी, इतनी, इसको ले लेते हैं r। तो अगर i x यानी कि x एक्सिस में अगर हम लेंगे तो कितना बनेगा my स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया my स्क्वायर बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, y लेंगे तो क्या बनेगा mx स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और iz लेंगे तो क्या बनेगा mr स्क्वायर। अब जब मैं यहां पर ये देखता हूं इन दोनों को अगर मैं जोड़ू ix प्लस iy तो ये मेरा बनता है m, कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर। अगर r को मैं देखूं तो r एक हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी x। अगर मैं इनका पाइथागोरस लगाऊं इसके अंदर तो मेरा पास ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ix प्लस iy इक्वल टू कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, और mr स्क्वायर मेरा कितना है iz। ये है मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेरे कैसे काम आ रही है कि मैंने ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यहां पर एक रिजिड बॉडी में अप्लाई किया, एक पार्टिकल पी था। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर जगह काम नहीं आती, क्यों नहीं आती? परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ वहीं पर काम आएगी जहां सरफेस और 2D, यानी सिर्फ 2D प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही परपेंडिकुलर एक्सिस काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस में हमेशा दो एक्सिस कंसीडर की जाती है और एक एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही जाएगी, फिक्स है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही काम करती है, मतलब आप किसी यहां पर अगर कोई एक्सिस दी हो तो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही काम करती है। इस वजह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ 2D प्रॉब्लम के लिए, अदर प्रॉब्लम्स के लिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसकी जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है परपेंडिकुलर एक्सिस का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर अगर आपको समझना है बहुत इजीली तो देखो, सिंपल सा एक टर्म याद रखना, हमेशा एक टर्म पैरेलल एक्सिस में याद रखना। क्या याद रखेंगे? एक रिजिड बॉडी होगी कोई भी, उसमें एक एक्सिस को हमेशा सेंटर ऑफ मास पे मान लेना, ठीक है? एक एक्सिस को कहां मानेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। यहां पर r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है m, ठीक है? यहां पर इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल में एक और एक्सिस है, उसकी डिस्टेंस है a ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो, से फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा निकालने का क्या है? तरीका है। किस चीज को? पैरेलल एक्सिस को। अब ये जरूरी नहीं कि एक्सिस सिर्फ यहां पर हो, अगर एक्सिस यहां पर भी होती ना तो भी आप निकाल सकते हो, एक्सिस यहां पर हो तो भी निकाल सकते हो, यहां हो तो भी निकाल सकते हो। बस एक चीज हमेशा दिमाग के अंदर रखनी है, दो एक्सिस होंगी हमारे पास, पैरेलल एक्सिस में दो एक्सिस गारंटीड होगी जो आपस में पैरेलल होगी। तो एक एक्सिस को तो रख देना सेंटर ऑफ मास पर फिक्स, क्या वो सेंटर ऑफ मास से कहीं खिसकेगी नहीं। दूसरी एक्सिस को रख देना जहां पर वो क्वेश्चन में दे रखा हो, फिर उसको आराम से कैलकुलेट करना। अच्छा देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको ढंग से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, तो मैं भी जानता हूं कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का तो कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है? mr स्क्वायर। लेकिन इस एक्सिस से, इस वाली एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? mr प्लस a का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो इसका मतलब I इक्वस टू अगर इसका मैं होल स्क्वायर खोलूं तो mr स्क्वायर ma स्क्वायर प्लस 2mr है। ये mr स्क्वायर तो मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, ये ma स्क्वायर तो मेरे पास एक डिस्टेंस हो गई। इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा, इस टर्म को मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया, जरा सुनिए। अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे भाई m बाय m, सेंटर ऑफ मास में कितना होता है? 1 होता है। सेंटर ऑफ मास याद है आपको? सेंटर ऑफ मास जब हमने पढ़ा था तो सेंटर ऑफ मास में हम क्या करते थे? नीचे टोटल मास रखते थे और ऊपर उन एक्सिस का m1 x1 m2 x2 m3 x3 ये रखते थे, हाँ या ना? रखते थे ना? हाँ। तो अगर आप ढंग से इसको देखो तो ये जो मास है और ये r और a, ये शो कर रहे हैं यहां पर कि भाई ये जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि जो एक्सिस है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रही है। तो
तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे कितना होता है? जीरो। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे कितना होगा? जीरो होगा। जाहिर सी बात है ना भाई, वो ओरिजिन से ले रहा हूं। अगर मैं डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये एक डिस्टेंस है 0,0, यहां पर r डिस्टेंस पर मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए r 0,r। यहां पर इस पॉइंट पर अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, लेकिन अगर इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो आप लोग मुझे क्या कहोगे? जीरो, क्योंकि ये बात ओरिजिन की हो रही है। तो ये टर्म एक्चुअल में शो कर रही है ओरिजिन को, तो ओरिजिन को शो करने की वजह से इस टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जो हमने डिस्कस की। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबके लिए काम आती है, 3D प्रॉब्लम्स, 2D प्रॉब्लम्स। वो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे वर्क कर रही है। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास, क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। लिखा हुआ कंसीडर टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ अ प्लेनर बॉडी सच एज I1 equals to 2I2. The moment of inertia about an axis perpendicular to the plane and passing through the intersection I1 and I2 is 9 kg meter square. Find the value of I1 and I2. ओके, हमसे कहा है कि I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। हमसे ये बोला है कि जब आप क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक प्लेन है, एक प्लेन के अंदर दो एक्सिस है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जब उन दोनों प्लेन्स को आप जोड़ते हो, मतलब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उन प्लेन के एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या होगा? आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 9 kg स्क्वायर, 9 kg। ठीक है, वो आएगी कितना? 9 kg। तो 9 kg आएगी आपके पास में दोनों एक्सिस को जोड़ने पर। और हम सब भी क्या गया? I1 बराबर 2I2 रख दो भाई साहब, 2I2 प्लस I2 इक्वल्स टू 9, 3I2 इक्वल्स टू 9, I2 इक्वल्स टू 3। तो I2 की वैल्यू 3 आई। हमसे यही पूछा I1 और I2 की वैल्यू निकाली, तो I2 की वैल्यू तो 3 आ गई। और इसको उठा के यहां रख दो, यहां रख दो, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 kg। देख लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों मिला के 9 आया कि नहीं? यही ये क्वेश्चन था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसमें हमने इस्तेमाल किया पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, जिसके अंदर हमने दो एक्सिस को जोड़कर हमारा आंसर निकाला। बट अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 3 particles of masses 1 gram, 2 gram, 3 grams are kept at the points 2 centimeters, 0, 0,6 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter, जो कि 1 ग्राम का है, जो कि है 0,2 डिस्टेंस पर, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर। हमारा एक पार्टिकल है कहां पर? 2 ग्राम का। हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2,0, 0,6 एंड 4,3। ओके, हमारे पास ऐसे क्या दिए? कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और हमसे कहा गया है कि भाई साहब आप अपना पार्टिकल्स की वैल्यू निकाले। हमारे पास जो पार्टिकल है इसके लिए दिया 1 ग्राम, इसके लिए दिया है 2 ग्राम्स और इसके लिए दिया है 3 ग्राम्स। ये 1 ग्राम का कोऑर्डिनेट, 2 ग्राम का कोऑर्डिनेट, 3 ग्राम। 1 ग्राम का कितना है? 2,0, यानी x में 2, y में 0। 2 ग्राम का 0 और y में 6, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, याद रखना, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2। अब एक दिया 3 ग्राम का 4,3, यानी कि ये 4 ये 3, यहां से मान लेते हैं। तो हमारे पास 3 तक कुछ इस तरीके से डिस्टेंस आ गई। ये हमारा 3 ग्राम का पार्टिकल, ये हमारा 2 ग्राम का पार्टिकल, ये हमारा 1 ग्राम का पार्टिकल। आप इतनी डिस्टेंस इसके लिए कितनी है? 4, और इसके लिए कितनी है? 3। ठीक है, हमने ऐसा एक ग्राफ का मेजरमेंट तैयार कर लिया। और हमसे कहा है एक्स एक्सिस के अलोंग इसका सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास 3 एक्सिस दी हुई है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में आप क्या कर सकते हो? सबको जोड़ दो। परपेंडिकुलर एक्सिस का हमें निकालनी है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है एक्स एक्सिस के अलोंग, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितने होंगे? I1, I2, I3, क्योंकि हमारे पास मास 3 है। 3 मास होने की वजह से हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। एक्चुअल में परपेंडिकुलर एक्सिस हमें यही बताती है कि अगर आपको एक टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर आपको एक टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप सारी एक्सिस को क्या करो? जोड़ दो। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो। इससे आपको आपके पास टोटल निकल जाएगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो देखो I1 मैं मान लेता हूं 2 ग्राम के लिए, तो 2 ग्राम्स, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 0। मैंने कहा था हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेते हैं, लेकिन जब इस 1 ग्राम की मैं बात कर रहा हूं, इस 1 ग्राम की, सॉरी इस पहले वाले की, तो 1 ग्राम की तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। देख लीजिए ना, 1 ग्राम की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर मौजूद ही नहीं। 1 ग्राम कहां पे? सिर्फ एक्स में, वाई में तो 0 है, तो इसका मतलब 0। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिर से, 1 हो गया, 0 हो गया। अब एक बात करते हैं 2 की। अब हमारे पास आ गया ये 2, हमारे पास कितना है? 2। 2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? देखो, सॉरी, 2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? देखो 2 ग्राम के पार्टिकल की, ये 2 ग्राम। एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग देखना, सब चीज एक्स एक्सिस के अलोंग देखो, एक्स के अलोंग, इसका एक्स को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, एक्स को देखो, सिर्फ एक्स को देखो, सिर्फ एक्स को, सिर्फ एक्स को देखो। एक्स के अलोंग कितनी होगी? एक्स के अलोंग परपेंडिकुलर क्या है? 6। 2 ग्राम का पार्टिकल, परपेंडिकुलर 6 डिस्टेंस आ गई। ठीक है, 3 ग्राम का पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 3। चलो, आई एक्स इक्वल टू कितना होगा? 36। 36 इंटू 72 प्लस इनको जोड़ा 27, 9 9 27, टोटल कितना हो जाएगा? 99 ग्राम्स, सॉरी 99। ठीक है, आई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 99। ये एक्स एक्सिस के लिए निकल गया। अब वाई एक्सिस, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने का क्या काम करना, जिस एक्सिस की बात करता है बाकी सारे एक्सिस को भूल जाओ, सिर्फ उसी पर ध्यान रखो। वाई एक्सिस यानी कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगी, तो वाई में तीनों को जोड़ो, I1 प्लस I2 प्लस I3 आई वाई, ये वाला। तो पहले पार्टिकल के लिए 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल के लिए 3, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y के अकॉर्डिंग, यानी कि ये कितना है? 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर। लेकिन इसके लिए 0, यानी कि 2 के लिए 0, तो कितना आएगा? 4, 16, 32, 48, 64, 16 32, 48, 48, आंसर कितना आएगा? 52। आई एक्स का निकल गया, आई वाई का निकल गया। आई जेड का मुझे आप लोग निकाल के दिखाओगे, कमेंट के अंदर आप मुझे बताना आई जेड की वैल्यू कितनी होती है, ताकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बताना, लेकिन अगर आ गया हो तो मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं एक और बता देता हूं। जब भी आपसे किसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बोले, मास तो आपको पता ही है कि m आएगा, लेकिन r क्या रखोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस एक्सिस की बात करता है, जैसे एक्स एक्सिस की, तो x की जितनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना, वो y में और z में होगी। x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? y या z में, याद रखना आपको। अगर y की बात करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस में होगी? z में या x में। z में बात करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस में होगी? x में या y में। सिर्फ सारा काम यहाँ डिस्टेंस का है और किसी का ही नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ कवर हुए, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ 3 rods each of mass m and length l are joined together to form an equilateral triangle as shown in the figure. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane of triangle. तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 rods है, 3 rods l l l और मास सेम है। ये तीनों को ज्वाइन किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। हमसे कहा गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सेंटर ऑफ मास के अलाउंग और उसके अलावा इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अलाउंग भी। तो चलिए सेंटर ऑफ मास के लिए तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा, mr²। r चाहिए हमको, तो देखो सेंटर ऑफ मास तो बीच में होता है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा। लेकिन मैंने यहां से भी एक लाइन खींची क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मुझे एक कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ लगाने के लिए मुझे थीटा भी चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। तो ये 30 हो गया, तो ये भी कितना? 30। अब आप सब लोग कहेंगे कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि इसी से निकलेगी, और कोई तरीका है नहीं। अगर और कोई तरीका है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये पूरा एल है, तो ये कितना हो जाएगा? l/2। ये मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं d मान लेता हूँ, d पॉइंट, ठीक है। और ये मेरा o, तो अब मैं इसमें tan थीटा लगाता हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30, परपेंडिकुलर मेरा OD, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा? OD, और बेस कितना हो गया? l/2।
ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू ओडी। L/2 को इधर भेज देता हूं तो कितना हो जाएगा L/2। ओडी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई L/2√3। एक्चुअल में ये जो मेरा ओडी है यही तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L2√3। इस L√3 यानी कि R उठा के रख दो साहब, तो सेंटर ऑफ मास निकल गया m इंटू आर की वैल्यू L/2√3 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा ml²/12। ये मेरा सेंटर ऑफ मास का अलाउंग निकल गया। अब इसने कहा पैरेलल एक्सिस, सॉरी इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, तो एक्चुअल में इसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये मतलब अगर आप ढंग से देखो तो सेंटर ऑफ मास को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तो इसके ये पैरेलल के अंदर आ गई। तो यहां पर हम इस इस्तेमाल करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कितना होता है ICOM प्लस MR², MA²। डिस्टेंस तो यही रहेगी, फिक्स बात है। यहां से बोला इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि ये तो डिस्टेंस वही फिक्स है जो इसकी होगी, ठीक है। तो ICOM कितना निकला ml²/12। ये भी कितना निकलेगा ml²/12। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ml²/6। ये हमारे पास किसकी निकल गई परपेंडिकुलर एक्सिस की। जो दूसरे एक्सिस के बारे में बात बोला था उसके भी निकल गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है रेडियस ऑफ जायरेशन का। रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में क्या है जरा ढंग से देखिएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन थोड़ा समझ लेते हैं। जायरेशन का मीनिंग होता है कि जो स्फेरिकल बॉडी होती है वो घूमती है, रोटेट करती है, तो वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ही मोशन कर रही होती है। तो जायरेशन ये कहता है कि भाई साहब अगर आप किसी एक्सिस के अलोंग अगर कोई बॉडी घूम रही है तो हम उस एक्सिस से k दूरी पर क्या करते हैं, मास को सेंटर्ड मान लेते हैं। किसी एक मास को सेंटर्ड मान लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि भाई ये जो मास है इस सारे मास का क्या है सेंटर्ड है, ठीक है। उसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका फॉर्मूला होता है I=mk², और k बराबर कितना हो जाएगा √I/m, ठीक है। अब इसको बताने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and the radius r about an axis or shown figure, also find the radius of gyration about the axis। अब हमसे कहा गया रेडियस ऑफ जायरेशन भी लिखा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो किसका, एक स्फीयर का, उसके एक्सिस के अलोंग। एक स्फीयर दिया गया उसकी पैरेलल एक्सिस के अलोंग क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई फॉर्मूला तो ये लगेगा ICOM प्लस MR²। अब अभी तक मैंने स्फीयर के, वो सिलेंडर के, रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसके अंदर कंप्लीट जितनी ज्योमेट्रीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं सबके निकालूंगा, उसके एक्सिस के अलोंग, डायमीटर के अलोंग, हर चीज मैं निकालूंगा। अगली वीडियो कम से कम मेरी 1 से 1.5 घंटे की होगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट हर एक सिस्टम पे बात करूंगा। तो आई होप सो, प्लीज अगली वीडियो देखिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें जेईई मेंस के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है 2/5 MR², और इसका हो जाएगा MR², ठीक है। तो ये क्योंकि देखो यहां से इसकी डिस्टेंस R ही होगी, इसलिए इसको क्या लिखा MR², ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 7/5 MR²। ये एक्चुअल में स्फीयर का कहां का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां का होता है, एक्सिस के अलोंग, डायमीटर के अलोंग, यानी टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। अब हमसे कहा गया रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन कितनी हो जाएगी I/m। I कितना हो जाएगा मेरा 7/5 MR², और नीचे कितना हो गया m, m से m कैंसिल, बचा कितना √7/5 R। ये मेरी रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का तरीका है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे काम किया, यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट किया है, तो और किस तरीके से हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझा है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली इसके पूरे सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हर 2 दिन के इंटरवल के अंदर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जेईई मेंस के लिए भी, और मैंने अपना एक और कोर्स स्टार्ट किया CSIR नेट और गेट का, क्वांटम फिजिक्स का, उसका भी,
क्योंकि ये दोनों चीजें मैं पैरेलल में चला रहा हूँ, तो ये चीजें ज्यादा एप्लीकेबल है मेरे लिए और आपके लिए भी कि वीडियोस अच्छी से अच्छी आए, कंटेंट अच्छे से अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे से अच्छा है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब किया, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नीचे हमारे चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज का, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।